हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश सोनू सर। और मैं हूं आपके अपने सोनू सर और मैं आज फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पे। और जैसा कि पिछले क्लास के वीडियो में हम लोग सीखे थे नाउन एंड नंबर के बारे में। जी हाँ, पिछले क्लास के वीडियो में हम लोग पढ़े थे नाउन एंड नंबर और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन एंड केस। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन एंड केस। जैसा कि आप लोग देखे थे नाउन एंड नंबर मतलब कि संज्ञा और वचन, संज्ञा और वचन पिछले क्लास में पढ़े थे संज्ञा और वचन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन एंड केस अर्थात क्या हुआ तो संज्ञा एवं कारक। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा एवं कारक। देखिए पठन पाठन तो होते ही रहेगा, लेकिन आज मैं वीडियो बनाने से पहले एक छोटा सा बात करना चाहूंगा जो शायद आपके दिल को छू दे या शायद आपको बुरा भी लग जाए। क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत से ऐसे हैं जो हमारे चाहने वाले भी हैं, कुछ हमारे चैनल पे ऐसे भी हैं जो हमें नापसंद भी करते हैं। तो जिन्हें हम पसंद नहीं है उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं और जिन्हें हम पसंद हैं उन्हें तो हम बहुत सारा प्यार करते हैं। ठीक है, तो देखिए नाउन एंड केस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि नाउन एंड केस क्या है। लेकिन इससे पहले हर तरह के, जैसे कि हर बार मैं बोलता हूं, इस बार भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपना अभी तक कॉपी नहीं निकाले हैं तो जल्द से कॉपी निकालिए, क्योंकि आ गए हैं आप लोगों के बीच मिस्टर सोनू सर। ठीक है, तो इसलिए कॉपी निकाल लीजिए। और देखिए लोगों की बातों पर ध्यान हमें नहीं देनी है। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में वीडियो बनाइए, तो देखिए इंग्लिश में वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंग्लिश बोले ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि बात ऐसा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के नजर के बीच में मैं स्मार्ट बनूं। मेरा तो उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को स्मार्ट बना दूं। ठीक है, जिस दिन आप अंग्रेजी बोलिएगा ना उस दिन हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। हम अंग्रेजी बोलेंगे तो इससे आपको क्या खुशी मिलेगी? कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्मार्ट हमें नहीं, स्मार्ट अब आपको बनना है। हम तो ऑलरेडी स्मार्ट हैं, समझे? तो इसलिए आप लोग नाउन एंड केस के बारे में आज आप लोग अध्ययन कीजिएगा। और अभी तक मेरे इस चैनल पे आप अगर नए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक नया बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा इंग्लिश का टॉपिक लेकर के मैं इस चैनल पर प्रस्तुत करता हूं अर्थात उपस्थित होता हूं। इसलिए जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर जाए, ताकि मेरे सारे वीडियो को आप आनंद से देख सके और कुछ सीख सके। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं एंड नाउन एंड केस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जी हाँ, नाउन एंड केस। नाउन क्या है इसकी चर्चा तो मैं पहले भी कर दिया हूं, एक बार नहीं करीब 3-4 बार नहीं 8-10 बार मैं कर चुका हूं। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं, साथ ही मैं बता चुका हूं नाउन के 25 भेद होते हैं। नाउन के 25 भेद। इस पर भी देखिए एक हमसे व्यक्ति बोल दिए, कुछ अलग टाइप से बोलते हैं कि सर आप नाउन के 25 भेद बताते हैं, पर हम बचपन से, मेरा 55 बीत गया पर मैं नाउन का 5 भेद पढ़ा हूं। तो हम बोले कि जायज सी बात है कि आप नाउन का 5 भेद पढ़े हैं और हम जायज सी बात है कि हम नाउन का 25 भेद पढ़ा देते हैं। तो कहे कि नहीं सर नाउन का 25 भेद नहीं होता है। तो हम बोले कि नाउन का 5 भेद नहीं होता है। थोड़ा सा बहस छिड़ा था, आप लोग सुन लीजिए डिबेट क्या हुआ था। ठीक है, वो बोलते थे कि नाउन का 5 भेद होता है, तो मैं भी बोल दिया कि नाउन का 25 भेद होता है। अब वो कह रहे कि कैसे होता है। से मेरा क्वेश्चन हुआ कि आप कैसे कह सकते हैं कि नाउन का 5 भेद होता है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नाउन के 5 भेद होता है। आप लोग हमें बताइए क्या बैल को दूध होता है? नहीं होता है। क्या कोई कह देगा तो हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। साबित कीजिए, प्रूफ दीजिए, कुछ ना कुछ साबित दीजिएगा ना। हम पूछे कि आप नाउन के 5 भेद कैसे जानते हैं, आप कैसे कर सकते हैं कि नाउन का 5 भेद होता है?
तो बोले कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं सर नाउन का 5 भेद। तो हम बोले तो ठीक है, अब 55 से पढ़िए नाउन का 25 भेद। तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा? हम कहते वैसे कैसे हो जाएगा? अगर आप नाउन के 5 भेद जानते हैं तो हम नाउन के 25 भेद जानते हैं। तो वो बोले कि कैसे? तो हम बोले कि आप उनसे पूछे कि आप बोलिए कैसे? तो बोले नाउन का 5 भेद होता है सर। तो हम बोल दे कि नाउन का 25 भेद भी होता है। तो इस तरह के डिबेट चलता रहा और अंततः इस पे मैं इनको आंसर दिया कि देखिए जो आप नाउन का जो 5 भेद जानते हैं वो वास्तव में आपको पढ़ाया गया था केवल यह करके देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। उसमें आगे कुछ चर्चा नहीं हुआ था, पर चर्चा इसमें वास्तव में यह होना चाहिए था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल एंशिएंट एंड ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, और इसी तरह से बांटते टोटल काइंड्स गिन दीजिएगा तो नाउन का 25 भेद हो जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि नाउन के 25 भेद कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे सब्सक्राइब किए हुए अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो मेरे आप वीडियो पे जाइए, वहां पर देखिए, वहां पे बढ़िया से लिखा होगा क्या आप जानते हैं नाउन के 25 भेद होता है। उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि नाउन के 25 भेद कैसे होता है। चलिए, मैं नाउन की चर्चा तो मैं पहले कर चुका हूं, ऐसे में केस की चर्चा भी मैं पहले किया हूं, लेकिन फिर भी मैं केस की चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, केस की जो मैं चर्चा करना चाहूंगा, आप पहले याद कर लीजिए कि केस का मतलब क्या होता है। तो केस का मतलब होता है कारक। केस का मतलब क्या होता है? कारक। अगर कोई आपसे पूछ दे कि किस केस मतलब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस, तो देखिए आपको पहले भी हम बताए हैं कि देयर आर, आपको मैं पहले बता चुका हूं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। जी हाँ, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। केस के 4 भेद होते हैं। केस के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और आज मैं इन चारों भेद का पूरे डिटेल्स में वर्णन करने वाला हूं। पिछले क्लास के वीडियो में आप अगर केस को देखे होंगे तो केस में केवल आप सीखे क्या होंगे, तो केस में आप लोग पढ़े थे कि कौन सा केस का जो 4 भेद था, केवल डिफिनेशन पढ़े थे। पर आज मैं पूरे डिटेल्स में चर्चा करने वाला हूं कि केस का पूरा विस्तृत जानकारी क्या है, जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। जी हाँ, देखिए केस का जो 4 जो भेद है, जिसमें पहला नंबर जो है वह है नॉमिनेटिव। क्या है? नॉमिनेटिव केस। सेकंड जो है वो है ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड जो है वो है पोसेसिव। क्या है? पोसेसिव केस। और फोर्थ जो है वो क्या है? तो वो है वोकेटिव। क्या है? वोकेटिव केस। अगर बात किया जाए हिंदी की तो इसको बोलते हैं कर्ता कारक। क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। इसको बोलते हैं कर्म कारक। क्या बोलते हैं? कर्म कारक। और पोसेसिव केस का मतलब होता है अधिकार कारक। अधिकार कारक। और इसका मतलब होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि केस के टोटल 4 पार्ट्स हैं, 4 भेद हैं, जिसमें पहला है नॉमिनेटिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पोसेसिव एंड फोर्थ एंड लास्ट हम कह सकते हैं वोकेटिव। क्या है? वोकेटिव केस। तो इस तरह से 4 पार्ट सेकंड के केस के। तो चलिए मैं सबसे पहले चर्चा करता हूं नॉमिनेटिव केस का कि नॉमिनेटिव केस क्या है। ध्यान से देखिएगा नॉमिनेटिव केस क्या है। नॉमिनेटिव, जी हां, नॉमिनेटिव केस याद रखिएगा। देखिए पिछला बार जब मैं चर्चा किया था तब केवल मैं नाउन को लेकर चल रहा था, क्योंकि मैं नाउन के अंतर्गत पढ़ रहा था। लेकिन अब मैं चर्चा करने वाला हूं तो यहां पर मैं दोनों को लेकर चलूंगा, नाउन प्रोनाउन सबको लेकर चलने वाला हूं। अर्थात नॉमिनेटिव केस कहते किसको हैं? कर्ता कारक क्या होता है? व्हाट इज नॉमिनेटिव केस? तो याद रखिएगा when a noun or pronoun, when a noun or pronoun is used as a subject, is used as a subject of a sentence
is called nominative case. नॉमिनेटिव केस, जी हाँ, कह रहा है नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, करता कारा क्या है, तो व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। याद रखिएगा, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, कॉपी नहीं निकाले ना, निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि मैं अब डिफिनेशन हिंदी बोल रहा हूं, ठीक है, कॉपी निकालिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको जरूर लिखिए। देखिए क्या बोल रहा हूं, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। जब एक नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, जब एक नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के जैसा या सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसे हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हम लोग बोलेंगे आई, वी, यू, ही, सी, ईट, दे, या कोई भी अगर नेम जैसे राम ले लीजिए, ईटीसी, तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा जितना वर्ड इधर, ये सब प्रोनाउन वर्ड है। ये सब कौन वर्ड है, प्रोनाउन वर्ड, और ये देखिए नाउन वर्ड है। तो ये सब सब्जेक्टिव अर्थात सेंटेंस में देखेंगे यूज करके, सेंटेंस में क्या करके, यूज करके। जैसे देखिए एग्जांपल, अगर मैं बात कर दूं कि राम रीड्स अ बुक, तो देखिए इसमें अगर नाउन वर्ड की बात की जाए तो नाउन इसमें दो है, एक तो राम है और एक बुक है, एक राम है एक बुक है। लेकिन आप देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम कौन किया है, क्या बुक कर रहा है, नहीं, राम कर रहा है, हाँ, तो यहां पे राम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या चीज काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो डिफिनेशन कहता है कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के जैसा हो तो उसी को तो कहा जाता है क्या, नॉमिनेटिव केस। तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। या फिर कह देगा कि आई एम गोइंग टू पटना। अब देखिए यहां पर आई प्रोनाउन वर्ड है, पटना नाउन वर्ड है, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो आई एक प्रोनाउन वर्ड है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। तो वही तो मैं बोला हूं कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट के जैसा हो, तो उसे हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। देखिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी का यूज कहां करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कहां करते हैं, एंड ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस आपको मिलता होगा बहुत लॉन्ग, जैसे दे दिया इस तरह से, उस घर के राम के पत्नी की बहन की तबीयत बहुत खराब है। अब कहेगा ट्रांसलेट कीजिए, तो आप कहिए कि उस घर के राम के पत्नी के बहन की तबीयत बहुत खराब है। भाई ये खराब कैसे बनेगा, ऑफ लगेगा, क्या होगा, सोचने लगते हैं। तो सोचना नहीं है, बस आप मेरे वीडियो में बने रहिए, ऐसे ऐसे सेंटेंस को आप चुटकी में डील कीजिएगा। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा। तो सेकंड में क्या है, तो सेकंड में है ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। मैं गुण भी बताऊंगा और साथ ही नोट पॉइंट भी लिखवाऊंगा और सब का यूज भी मैं बताऊंगा, बशर्ते आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और आज के बाद आप कभी भी केस नहीं बोलेंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, बशर्ते कि आप वीडियो को आराम से देखिए, डिस्टरबेंस के साथ नहीं। यहां देखिए ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज
used as an object of a sentence is called ऑब्जेक्टिव केस। जी हाँ, तो अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव केस की, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, जब किसी नाउन या प्रोनाउन, मतलब जब एक नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में हो, किसके रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। जी हाँ, एग्जाम्पल देख लीजिए, मी, यू, अस, हिम, हर, राम, etc। अब आपके माइंड में यहां पर दो क्वेश्चन बना होगा कि सर यू तो सब्जेक्टिव केस था, राम भी तो सब्जेक्टिव में गया था, अर्थात नॉमिनेटिव में, तो हमें किसी भी वर्ड को डायरेक्ट हम ब्लेम नहीं कर सकते या डायरेक्ट उसके बारे में हम स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिफिनेशन याद रखिए, डिफिनेशन क्या आया था, डिफिनेशन बोला गया था आप लोगों को, याद रखिए, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन, ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, all the words of English have been divided into 8 parts according to use or work of sentence या in the sentence is called parts of speech। अर्थात जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं वाक्य में जो कार्य एवं उपयोग करता है उसके अनुसार उसको 8 भागों में बांटा गया है और नामकरण किया गया है। तो जब तक ये सेंटेंस में नहीं यूज होंगे हम नहीं कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसके बारे में 100% कह सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है। क्यों है आगे मैं चर्चा कर लूंगा, ठीक है। देखिए, तो अगर बोल देता है कि राम इज टीचिंग यू, आप देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, राम, ऑब्जेक्ट कौन है, यू, ऑब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो हम कह देंगे कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। एक बात एकदम स्टार मार के लिखिए, स्टाइल मार के नहीं, स्टार मार के, ठीक है, या नोट पॉइंट के लिए, और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बोर्ड्स, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, माने कि एक ऑल टाइप्स, मतलब कि सभी प्रकार के जितने भी इंग्लिश लर्नर्स हैं, जो भी अंग्रेजी सीखने वाले हैं, सभी के लिए। और वो क्या है, ध्यान से लिख लीजिए, क्या, लेट के बाद, लेट के बाद केवल ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। एकदम माइंड में यहां पर सेट कर लीजिए, लेट के बाद केवल ऑब्जेक्टिव केस आता है। अर्थात यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत देखिए या लेट आ गया, एक बाद अगर हमको यहां पे अगर देना है, एकदम आंख बंद करके कहिए कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे लेट आई गो, गलत, मुझे जाने दो, लेट आई गो गलत, क्या कहना पड़ेगा, लेट मी गो, सही। क्यों, क्योंकि लेट आया है, और लेट आएगा तो यहां पर ऑब्जेक्टिव रूप हमें कहना है उसे पढ़ने दो, लेट ही रीड, गलत, लेट ही रीड, गलत, तो क्या कहना पड़ेगा, तो लेट हिम रीड, सही, समझे। तो इस तरह से यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव केस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरह की बात को याद रखिएगा। चलिए, ये था आपका ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं चर्चा करता हूं पोसेसिव केस का। जी हाँ, पोसेसिव केस, थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है आपका पोसेसिव केस। याद रखिए कि व्हेन ए नाउन और pronoun is used to show possession, ownership or relation,
इज कॉल्ड पोसेसिव केस। जी हां, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग संबंध, अधिकार या स्वामित्व दिखाने के लिए किया जाए तो हम लोग उसे कहते हैं पोसेसिव केस। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, माई, आवर, योर, हिज, राम्स, इस तरह से। देखिए बात यहां पर एक नोट पॉइंट में आप मेंशन कर लीजिए। वो बात क्या है? प्रोनाउन का पोसेसिव केस ऑलरेडी बना हुआ होता है। अर्थात प्रोनाउन का बनाने का कोई अलग से नियम नहीं है, डायरेक्ट आपको उसे याद करना पड़ेगा। अगर आई की अगर पोसेसिव केस की अगर बात की जाए तो आई का माई होता है, इसे आपको याद कर लेना है कि आई का माई और माइन दोनों होता है, लेकिन एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है। इस तरह से आपको याद करना है, समझे? लेकिन नाउन का पोसेसिव हमें बनाना पड़ता है। नाउन का जो पोसेसिव जो है उसे हमें बनाना पड़ता है, और उसे बनाने के लिए हम लोग दो की सहायता लेते हैं। अब वो दो कौन कौन सी हैं? तो एक ऑफ की सहायता लेते हैं, एक अपॉस्ट्रॉफी एस। जी हाँ, ये दो की सहायता लेकर के हम लोग क्या करते हैं, उसको पोसेसिव बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां पे हम कह सकते हैं कि माई फादर, तो देखिए अधिकार बताएं मेरे पिताजी। लेकिन अगर खाली कह दे कि राम फादर तो ये गलत है। राम फादर गलत है, हमको राम के लिए कहना पड़ेगा राम्स फादर, तो ये क्या है? सही है। तो क्यों यहां पर ये क्यों लगा? तो यही तो है अपॉस्ट्रॉफी एस, जिसका यूज हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। संबंध बनाने के लिए, किसी भी प्रकार पर संबंध बताने के लिए कैसे बताएंगे? ऑफ से बताएंगे कि अपॉस्ट्रॉफी से बताएंगे कि अपॉस्ट्रॉफी एस से बताएंगे, मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और अगर आपको अच्छा लगता हो अच्छा कमेंट कीजिए, खराब लगता हो बिल्कुल बेहिचक खराब कमेंट कीजिए, क्योंकि जिसमें अच्छाई होती है उसमें बुराई होती है। क्योंकि जिंदगी सुख और दुख का नाम है, और हम दोनों मार्ग पे चलने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो वीडियो देखिए और जैसा लगता है ठोक दीजिए कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कीजिए, अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब। जहां पे डाउट है फटाक से पूछिए। कहीं भी दिक्कत होता है मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए और आप फटाक से आंसर पाइए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका जो है पोसेसिव केस के बाद हम लोगों को पढ़ना है वोकेटिव केस। देखिए पोसेसिव केस का बहुत सारा प्रॉपर्टीज हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा, नोट पॉइंट बना के चारों पे एक में मैं चर्चा कर दूंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है वो है आपका वोकेटिव केस, फोर्थ नंबर वोकेटिव केस। ये क्या है याद रखिएगा, द नाउन और प्रोनाउन, द नाउन और प्रोनाउन इज used to, the noun or pronoun is used to address in the sentence, याद रखिए, the noun or pronoun is used to address in the sentence is called vocative case। अर्थात जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग अगर वाक्य में एड्रेसिंग करने के लिए, मतलब उसको सूचित करने के लिए, उसको इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए किया जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं वोकेटिव केस। जैसे अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे कह देंगे कि माई टीचर सेड राम you are good।
यहां पर देख सकते हैं कि जो मेरे टीचर हैं वो सबको नहीं, स्पेशली राम को कह रहे हैं कि राम यू आर गुड, अर्थात राम तुम अच्छे हो। तो इस तरह से इंडिकेट किया रहा है, तो इसे ही कहते हैं क्या, वोकेटिव केस। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं नोट पॉइंट की। किसकी चर्चा करेंगे, नोट पॉइंट की। लेकिन उससे पहले मैं एक आप लोग के समक्ष में केस का मैं चार्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो पहले भी मैं एक बार किया हूं और आज मैं फिर से कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। एक है क्या यहां में नॉमिनेटिव केस, दूसरा में है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा आप याद रखिएगा जो पोसेसिव है वो दो रूप में बढ़ता है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव में और एक पोसेसिव प्रोनाउन में बढ़ता है। जी हाँ, तो इस तरह से बात को याद रखिएगा। देखिए वो कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। और इधर देख, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव में पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। जी हाँ, जैसे यहां पर देख लीजिए आई का होता क्या है, तो मी ऑब्जेक्टिव रूप, पोसेसिव एडजेक्टिव इसका हो जाता है क्या, तो माई, और इसका हो जाता है माइन। इसी तरह से वी, अस, आवर, आवर्स, यहां पे हो जाएगा यू, योर, योर्स, यहां पे हो जाएगा ही, हिम, हिज, फिर होगा सी, हर, हर्स, ईट, एट्स, नथिंग, दे, देम, दियर, दियर्स। अब देखिए नाउन अगर रहेगा तो नाउन का ऑब्जेक्टिव रूप नाउन होता है, लेकिन इसका पोसेसिव रूप बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और ये नहीं होता है। इस तरह से याद रखिएगा, नाउन का ऑब्जेक्टिव रूप नाउन होता है, लेकिन नाउन का पोसेसिव एडजेक्टिव रूप बनाना पड़ता है और इसका नहीं होता है। तो चलिए इस केस के चार्ट को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि इसका बहुत जरूरी पड़ने वाला है। और अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं नोट पॉइंट की। जी हाँ, किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं, नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट वन में क्या लिखिएगा, तो नोट पॉइंट वन में लिखिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं नोट पॉइंट वन में लिखना है, नॉमिनेटिव केस में लिखे गए तमाम सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी आई ऑब्जेक्ट की जगह पे आके आई नहीं रहेगा, आई नहीं हो जाएगा, वी अस हो जाएगा। तो नोट में आप लीजिएगा कि नॉमिनेटिव केस के तमाम सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस के रूप में सेम टू सेम प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अपवाद में कौन है, यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव रूप यू होता है, ईट का ऑब्जेक्टिव रूप ईट होता है, और नाउन कोई भी नाउन उठा लीजिए, राम तो राम, मोहन तो मोहन, सोहन तो सोहन, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, जो नेम होगा वही नेम ऑब्जेक्टिव में भी चला जाएगा, समझे, उसमें कोई चेंज नहीं। तो इस तरह से एक नाउन, एक ईट, अपवाद में यहाँ पे एक ईट, एक यहाँ पे नाउन और एक यहाँ पे यू। इसके अलावा आप कह सकते हैं नोट में से आई, वी, ही, सी, दे का प्रयोग ऑब्जेक्टिव रूप में नहीं किया जाता है। जब ये ऑब्जेक्टिव में जाता है, जब ये ऑब्जेक्टिव स्थान पर जाता है तो अपने रूप में परिवर्तन करता है, अर्थात आई वी बन जाता है, वी अस बन जाता है। इस तरह से अर्थात देख लीजिए नोट पॉइंट में आई, वी, ही, सी, दे का प्रयोग डायरेक्ट रूप में ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 याद रखिएगा, मी, अस, हिम, हर, देम का प्रयोग, मी, अस, हिम, मी, अस, हिम, हर, देम का प्रयोग
डायरेक्ट रूप से सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह जब सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो अपना रूप में परिवर्तन करेगा, मी आई बन के जाएगा, अस वी बन के जाएगा और हिम ही बन के जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा, यू इट एवं किसी भी प्रकार के नाउन का नॉमिनेटिव रूप एवं ऑब्जेक्टिव रूप दोनों एक समान होते हैं। अर्थात सब्जेक्ट की जगह पर यू आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यू आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे इट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी इट आएगा। इस तरह से कोई भी नाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो वही नाउन आपके ऑब्जेक्ट के जगह पर सेम टू सेम आएगा। पॉइंट नंबर ये आपका क्या था? 3 था। क्या था पॉइंट नंबर 3? तो याद रखिएगा, यू क्या है? यू इट एंड किसी भी प्रकार के नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के रूप में, अर्थात नॉमिनेटिव एवं ऑब्जेक्टिव रूप एक समान होते हैं। यह था आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, नोट पॉइंट 4 में याद रखिएगा, प्रोनाउन का पोसेसिव रूप, याद रखिएगा प्रोनाउन का पोसेसिव रूप पहले से बना होता है जिन्हें हम लोग याद करते हैं। पॉइंट नंबर 4 लिखवा रहे हैं, लिखिए, प्रोनाउन का पोसेसिव रूप पहले से बना होता है जिसे हम लोग याद करते हैं, परंतु नाउन का पोसेसिव रूप बनाने के लिए ऑफ या अपस्ट्रॉफी एस का, जी हाँ ऑफ, OF ऑफ या APPOSTROPHE अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी का सिंबल ऐसे होगा जैसे आप लोग कॉमा देते हैं ना, कॉमा हम लोग कोई भी वर्ड लिखे तो कॉमा देते हैं, तो कॉमा नीचे पड़ता है ना, आप जैसे एस लिखते हैं नीचे कॉमा हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखेगा तो अपस्ट्रॉफी होता है। तो अपस्ट्रॉफी और एक होता है एस, इसी को बोलते हैं अपस्ट्रॉफी एस। तो याद रखिएगा कि प्रोनाउन का पोसेसिव रूप पहले से बना होता है जिन्हें हम लोग डायरेक्ट याद करते हैं, परंतु नाउन का पोसेसिव हमें बनाना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग ऑफ या अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद कर लीजिए। नोट पॉइंट 5, नोट पॉइंट 5 याद रखिएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के सेंटेंस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। चाहे आप इसे सब्जेक्ट की जगह पे ले जाइए, ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाइए, कहीं भी आप ले जाइए, ये बिना नाउन के नहीं आएगा। केवल माई कहिएगा कोई अर्थ नहीं है। माई इंडिया, माई नेम, माई फादर, माई ब्रदर, कोई ना कोई आपको नाउन देना पड़ेगा, समझे, कोई ना कोई नाउन देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा नोट पॉइंट 5 में पोसेसिव एडजेक्टिव जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिना नाउन के सेंटेंस में प्रयोग नहीं होते हैं। इस बात को याद कर लीजिए। पॉइंट नंबर 6, नोट पॉइंट 6, नोट पॉइंट 6 याद रखिएगा, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। माइंड पेन कहने की जरूरत नहीं है। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, यह बात को आप याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 7, नोट पॉइंट 7 याद रखिएगा, पोसेसिव प्रोनाउन केवल सेंटेंस के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जब भी यह आएगा तो सेंटेंस के अंत में आएगा, और ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, लेकिन देयर इज अ कंडीशन, परंतु एक शर्त है। और वो क्या शर्त है? ये आएगा और अपने साथ नाउन को लाएगा। अपने साथ किसको लाएगा? नाउन को लाएगा। ये बात समझ गए? चलिए, तो ये था नोट पॉइंट 7, नोट पॉइंट 7। नोट पॉइंट 8, नोट पॉइंट 8, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी किसी भी स्थिति में सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए। कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर के ये पोसेसिव प्रोनाउन नहीं आ सकता है। ये नियम आप द माइंड में सेट रखिए, ठीक है। चलिए, नोट पॉइंट 9, नोट पॉइंट 9, नोट पॉइंट 9 क्या याद रखिएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रूप में किया जाता है।
परंतु नाउन आना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना नाउन के ये सेंटेंस में यूज नहीं किए जाते हैं। ये था आपका पॉइंट नंबर 9। नोट पॉइंट 10। नोट पॉइंट 10 याद रखिएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव ना तो खुद में सिंगुलर है और ना ही खुद में प्लुरल है, यह आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव ना तो खुद में सिंगुलर है और ना ही खुद में यह प्लुरल है, यह आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है। वास्तव में मैं मानता हूं कि वी एक प्लुरल सब्जेक्ट है और वी से बना हुआ आवर है, लेकिन आवर प्लुरल नहीं है। इसके बाद जो आएगा नाउन उसी पर यह डिपेंड करता है। अगर देखिएगा कि आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो पूरा का पूरा सिंगुलर कहलाएगा, आवर से कोई मतलब नहीं है, वो सिंगुलर कहलाएगा। अगर आने वाला नाउन प्लुरल है तो पूरा का पूरा वह प्लुरल कहलाएगा। हमें यहाँ पे आवर से मतलब सिंगुलर प्लुरल करने के लिए नहीं है, हमें मतलब है नाउन से। तो नोट पॉइंट 10 में याद रखिएगा यही बात को कि जब पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो यह खुद में सिंगुलर या प्लुरल नहीं होता है, यह सिंगुलर या प्लुरल होने के लिए नाउन पर डिपेंड रहता है। इस बात को याद कर लीजिए। नोट पॉइंट 11। नोट पॉइंट 11 याद रखिएगा, जब पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब देंगे। जैसे माई ब्रदर, तो माई ब्रदर इज कहेंगे। याद रखिएगा, जब पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब देंगे। माई ब्रदर, तो माई ब्रदर इज, आर नहीं। आवर ब्रदर, तो आवर ब्रदर इज ही कहेंगे। आवर इंडिया, तो आवर इंडिया इज ही कहेंगे। इस बात को याद कर लिए। चलिए नोट पॉइंट 12। 12 नंबर बात कर देगा, जब पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद प्लुरल नाउन आएगा तो उसके साथ प्लुरल वर्ब देते हैं। जैसे माय ब्रदर्स आर, समझे? इस तरह से। नोट पॉइंट 13। 13 नंबर नोट पॉइंट क्या है? तो नोट पॉइंट 13 जो है, एक बात आप याद रखिएगा जो आपको स्टार लिखवाए थे, लेट के बाद, किसके बाद? लेट के बाद। लेट के बाद केवल ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जी हाँ, लेट के बाद केवल ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। नोट पॉइंट 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस में जब पोसेसिव एडजेक्टिव आए तो पोसेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ना ए, ना ए, ना द। ऐसा नहीं कि माय ए ब्रदर कहेंगे, माय बेस्ट फ्रेंड कहना है तो बोलेंगे माय द बेस्ट फ्रेंड, गलत है। माय बेस्ट फ्रेंड सही है। याद रखिएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद तुरंत बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ये था इसका नोट पॉइंट। चलिए अब हम लोग सीखेंगे किसी भी वर्ड को पोसेसिव बनाने के लिए, अर्थात आप लोग हेडिंग बना लीजिए, यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी, यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी या अपॉस्ट्रॉफी एस। देखिए अपॉस्ट्रॉफी एस ऐसा रहेगा, अपॉस्ट्रॉफी केवल ऐसा रहेगा, एंड ऑफ टू शो पोजीशन, टू शो पोजीशन। ध्यान से देखिए, यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी, अपॉस्ट्रॉफी का साइन देख लीजिए, अपॉस्ट्रॉफी एस, अपॉस्ट्रॉफी एस का साइन, अपॉस्ट्रॉफी है एस है, एंड ऑफ टू शो पोजीशन, अर्थात अधिकार दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? अधिकार दिखाने के लिए ऑफ अपॉस्ट्रॉफी एस या अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कहां करते हैं? चलिए तो रूल नंबर फर्स्ट, जी हां रूल नंबर फर्स्ट, आप लोग रूल नंबर फर्स्ट याद रखिएगा क्या है। क्या चल रहा है? यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी एस या ऑफ, यही तीनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, कि हम लोग जो हैं
ऐसा अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग या केवल अपस्ट्रॉफी का प्रयोग या ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं? रूल नंबर फर्स्ट नंबर रूल यही है, ध्यान से सुन लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी निर्जीव पर संबंध बताने के लिए, कॉपी निकाल के रखिए, किसी भी निर्जीव पर संबंध बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे वो कहना है कि कलम की स्याही, तो कलम की स्याही, तो अगर कोई इसको बोलता है पेन से इंक, गलत, कहना पड़ेगा द इंक ऑफ पेन, सही। गाय, जैसे यहां पे गाय तो सजीव हो सकता है, निर्जीव को लेकर चलना है, किसको लेकर चलना है? निर्जीव को लेकर चलना है। जैसे घर की दीवार, तो घर की दीवार को और कोई कह देगा हाउसेस, वॉल, तो गलत, बोलना पड़ेगा द वॉल ऑफ हाउस। तो इस तरह से आप लोग पहला नंबर पॉइंट याद कर लीजिएगा। पहला नंबर, किसी भी निर्जीव पर संबंध बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी एस कभी नहीं देंगे, अन्यथा वह गलत हो जाएगा। तो पहला नंबर पॉइंट है कि किसी भी निर्जीव पर संबंध बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर टू में आप लोग याद रखिएगा, सजीव पर अधिकार बताने के लिए, सजीव पर अधिकार बताने के लिए अपस्ट्रॉफी, अपस्ट्रॉफी एस एवं ऑफ तीनों का प्रयोग करते हैं। जी हां, निर्जीव पर केवल ऑफ, ना तो अपस्ट्रॉफी और ना ही अपस्ट्रॉफी एस। लेकिन बात जब सजीव की आती है कि लिविंग थिंग्स पर क्या होगा, तो उस पर अपस्ट्रॉफी भी चलेगा, अपस्ट्रॉफी एस भी चलेगा और ऑफ भी चलेगा। जैसे देख लीजिए, जैसे अगर कह देते हैं राम का भाई, तो राम का भाई, अगर इसको कोई कहता है राम्स ब्रदर, एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन राम ब्रदर ये बिल्कुल गलत है। लेकिन कहेगा कि राम ऑफ ब्रदर, राम ऑफ ब्रदर, जो कि बिल्कुल गलत है। जब आपको ऑफ देना होगा ना, तो माइंड में सेट कीजिएगा कि पीछे वाला के आगे और आगे वाला के पीछे। बिहार के नियम है कि रह तू हमरा से नीचे, समझे? ये बिहार के नियम है, समझे? बिहार का ही नहीं, ऐसा मैं स्पेशली बिहार को नहीं कहूंगा, ये हर एक क्षेत्र का नियम है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, उनपे अगर कितना भी बड़ा दुख का पहाड़ टूट जाएगा, नहीं पता चलेगा कि हम पे दुख आई है, परंतु बगल वाला के जब सुख आ जाएगा, प्राण छूट जाएगा उसका। इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अर्थात तुम अपने आप को आगे बढ़ाते रहो और जलता है तो जलाते रहो, अब कह दो जलो मगर दीपक की तरह, ठीक है? ध्यान दीजिए, राम का भाई, तो राम्स ब्रदर गलत, सॉरी सही, राम अपस्ट्रॉफी ब्रदर गलत, राम और ब्रदर गलत। क्या बताएं? जब भी ऑफ लगाना हो, पीछे वाले को आगे, आगे वाले को पीछे, अर्थात कह दीजिए कि द ब्रदर ऑफ राम। जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है इस बात को। चलिए, पॉइंट नंबर आप 3 याद रख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 अर्थात रूल नंबर 3, किसी भी सेंटेंस में लगातार 2 बार अपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता है। याद कर लीजिए, किसी भी सेंटेंस में लगातार 2 बार अपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कहना होगा हमें राम की पत्नी, राम की पत्नी की बहन, राम की पत्नी की बहन की दोस्त। चलिए यहां पर देख लीजिए, इसको हमको क्या कर देना है? अंग्रेजी कर देना है।
राम की पत्नी की बहन की दोस्त, राम की पत्नी की बहन की दोस्त। ठीक है, अब इसको करना है तो आप इसमें क्या होंगे कि कंफ्यूज करके ले की अब क्या होते हो, लंबा सेंटेंस है ना, कुछ लंबा नहीं है, कुछ लंबा है ही नहीं, कॉन्सेप्ट। जब आपका कॉन्सेप्ट लगेगा ना एकदम सिमट के छोटा हो जाएगा, समझे, कॉन्सेप्ट लगाइए। मैं अभी बताया क्या, किसी भी सेंटेंस में 2 बार लगातार अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात अगर आप कहते हैं कि राम्स वाइफ तो कहिएगा ना पत्नी की बहन, तो वाइफ्स सिस्टर, और फिर कहेगा अच्छा बहन की दोस्त तो सिस्टर्स फ्रेंड, सिस्टर्स फ्रेंड। अब हो गया कौची गलत, क्यों, 1 बार 2 बार 3 बार, आप तो 3 बार अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिए। यहां तो कहा गया कि 2 बार लगवे नहीं करता है, आप तो 3 बार लगा रहे हैं, गलत है ना, है कि नहीं गलत। तो कैसे, तो रूल नंबर 4 लिख लीजिए, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, किसी भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक बार ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी सेंटेंस में अगर ऑफ देना है 2 बार का 10 बार ऑफ दीजिए, एकदम देते चल जाइए। जैसे आप एक गाना सुने होंगे, ये मौसम की बारिश, ये बारिश की पानी, पानी की बूंदे तुम्हें ही तो ढूंढे, तो आप बना सकते हैं ये मौसम की बारिश, ये बारिश की बूंदे, इस तरह से होता है ना, तो की लगा आप ऑफ देते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी तरह देखिए राम की पत्नी की बहन की दोस्त, लेकिन आपको मैं क्या बताया हूं, अगर आप ऑफ देने निकले हैं तब पीछे वाला के आगे और आगे वाला के पीछे, मतलब कि जहां पर इसे ले रहे वहां से, जैसे बहन की दोस्त तो दोस्त को आगे, बहन के पीछे, बहन की पत्नी तो यहाँ बहन को आगे रखेंगे, पत्नी को पीछे कर देंगे। लेकिन जब लास्ट में एक बार बचे तो देखिए कि अगर सजीव है तो अंत में अपॉस्ट्रोफी एस मार दीजिए। अर्थात ध्यान दीजिए, राम की पत्नी की बहन की दोस्त, तब बोले कोच द फ्रेंड ऑफ, द फ्रेंड ऑफ द सिस्टर, द सिस्टर, देखिए द फ्रेंड ऑफ द सिस्टर ऑफ, ऑफ फिर देखिए किसके लिए, इसके लिए। देखिए एक बार मैं ऑफ दिया इसके लिए, एक बार मैं ऑफ दिया इसके लिए, अब इसके लिए मैं दूंगा अपॉस्ट्रोफी एस, द फ्रेंड ऑफ द सिस्टर ऑफ राम्स वाइफ, हो गया द फ्रेंड ऑफ द सिस्टर ऑफ राम्स वाइफ। देखिए सेंटेंस में मैं केवल एक बार अपॉस्ट्रोफी एस लाया हूं, बाकी बार बार लाया हूं ऑफ। इस तरह से जितना रहेगा ना लंबा आप पीछे से तोड़ते लाइएगा, तोड़ते लाइएगा, और लास्ट में देखिए सजीव का अगर पेयर है तो अपॉस्ट्रोफी एस देकर लास्ट को लिख दीजिए। और ऐसे स्थिति में जब हमको वर्ब देना होगा तो कहाँ के अनुसार देंगे। सपोज कीजिए कि हमको वर्ब देना है तो सिंगुलर की प्लुरल, तो आप एकदम सबसे पहले आइए, देखिए सबसे पहले कौन वर्ड है, सिंगुलर है तो सिंगुलर दीजिएगा, प्लुरल रहेगा प्लुरल दीजिएगा। बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस पॉइंट की तारीफ जितना भी करूं कम है, आप इसे माइंड में सेट कर लीजिए। होता क्या है जब ट्रांसलेशन मिलता है ना, जैसे आपको कह देगा उस घर के राम के पत्नी की बहन की तबीयत बहुत खराब है, आप कहिए कि बाप रे बाप कितना लंबा खिंचा गया सेंटेंस। कुछ नहीं खिंचाया, सब्जेक्ट पे पकड़िए ना, सब्जेक्ट खाली बड़ा है, सेंटेंस तो बड़ी छोटा है, सेंटेंस एकदम छोटा है। जानते हैं कैसा है, वह एक लड़का है, इस तरह का सेंटेंस है। जैसे कि वह सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट को क्यों बड़ा क्या हूं, उस घर के राम के पत्नी की बहन की तबीयत, इतना सब्जेक्ट है, उसके बाद बहुत खराब है, तब बहुत खराब है लिखना है, इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा ट्रांसलेशन के बारे में। मैं ट्रांसलेशन का जब सीरीज लाऊंगा बिल्कुल रोचक, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन को बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी बोलना भी सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब मेहनत कीजिएगा तो वो रंग लाएगी जरूर। मेहनत ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप सफलता को गुलाम बना सकते हैं। चलिए आगे देखता हूं। रूल नंबर ये था 4। रूल नंबर 5 याद रखिएगा, जब कोई वर्ड प्लुरल हो,
जब कोई वर्ड प्लुरल हो और उसके अंत में एस या ईएस ना हो तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उस पर संबंध बताते हैं। जैसे मैन का प्लुरल देखिएगा मेन होता है, तो मेन ये प्लुरल है पर क्या इसमें एस लगा हुआ है? नहीं, तो इसके लिए हम बोल देंगे कुछ मेंस क्रीम, ठीक है, मेंस क्रीम। इस तरह से देखिए वुमेन, तब वुमेन्स क्रीम भी बोल सकते हैं। इस तरह से आपको याद है आप लोग रूल नंबर 5, जब किसी प्लुरल नाउन के अंत में एस ना हो तो उसे संबोधन करने, उसे अधिकार बताने के लिए अर्थात उस वर्ड को अधिकार में लाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी भी प्लुरल नाउन का पोसेसिव बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। चलिए रूल नंबर 6, जब किसी प्लुरल नाउन के अंत में एस हो तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे देखिए एक है गर्ल तो सिंगुलर है और गर्ल्स क्या है? प्लुरल है, तो यहां पर मैं दूंगा अपॉस्ट्रोफी एस गर्ल्स, तो गर्ल्स रूम, और यहां पे मैं केवल अपॉस्ट्रोफी दूंगा और लिखूंगा रूम। कहिएगा सर पढ़ेंगे क्या? इसे भी पढ़ेंगे गर्ल्स रूम, इसे भी पढ़ेंगे गर्ल्स रूम, लेकिन अंतर है। गर्ल्स रूम यहां पे होगा लड़की का कमरा और यहां गर्ल्स रूम मतलब लड़कियों का कमरा, क्योंकि यहां पे प्लुरल है। मैं इसको संबोधन में लाने के लिए, संबोधित करने के लिए था, अधिकार बताने के लिए मैं केवल क्या क्या हूं? अपॉस्ट्रोफी लगाया हूं। नियम कहता है कि जब कोई नाउन प्लुरल हो और उसके अंत में एस हो तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। इस बात को याद कर लीजिएगा। चलिए अपॉस्ट्रोफी में ही रूल नंबर 7 आप लोग याद रखिएगा। रूल नंबर 7 नंबर रूल क्या है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, किसी भी लेटर एब्रिविएशन वर्ड नंबर को प्लुरल करने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि एस डी एम के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एस डी एम्स कर देते हैं, है ना, इस तरह से। तो किसी भी लेटर एब्रिविएशन वर्ड्स को प्लुरल करने के लिए क्या लगाते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। रूल नंबर 8 क्या है? जब कोई, ध्यान सुनिए, जब किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों तो सामूहिक अधिकार बताने के लिए, दोनों का अधिकार बताने के लिए अंत वाले जो वर्ड होंगे उसके साथ केवल अपॉस्ट्रोफी एस रहेंगे। जैसे मान लीजिए कहना है कि राम एंड श्याम्स मदर, इसका मतलब हुआ राम और श्याम की माँ जो है एक है, माँ एक ही है, राम की भी है और श्याम की भी है। मतलब राम और श्याम दोनों के लिए हम सामूहिक अधिकार दे रहे हैं। किस पर? माँ पर। माँ एक है और ये दोनों का उस पर अधिकार है। पॉइंट नंबर 8। रूल नंबर 9 में ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर ये 8 था, अब मैं रूल नंबर 9 की चर्चा कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, जब किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा, 2 नाउन एंड से जुड़ा रहेगा, तो अलग अलग अधिकार बताने के लिए हो सकता है राम और श्याम अलग अलग हो। ये यहाँ पर कहने का राम और श्याम भाई और दोनों की माँ एक है, मगर अगर मान लीजिए कि राम अलग हो श्याम अलग हो तो दोनों की माँ भी तो अलग हो सकती है। अर्थात इतना छोड़िए ना, यही पढ़ लेते हैं, राम और श्याम भाई है और इसकी कौन है? माँ एक ही है। लेकिन क्या राम और श्याम की पत्नी एक हो सकते हैं? नहीं ना, भारी मिस्टेक हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में याद रखिएगा, अलग अलग जब किसी सेंटेंस में 2 नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों को अलग अलग बोध करना हो, अलग अलग संबंध बताना हो, अधिकार बताना हो, तो दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अर्थात यहाँ पे हम कहेंगे राम्स एंड श्याम्स वाइफ, ये कहना क्या है? सही है। अर्थात राम और श्याम की जो पत्नी है वो एक नहीं है, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। तो ये था रूल नंबर 9। चलिए मैं रूल नंबर 10 की चर्चा करता हूं। रूल नंबर 10 क्या है? किसी भी कंपाउंड वर्ड पर अधिकार बताने के लिए, कोई भी कंपाउंड वर्ड रहेगा तो कंपाउंड वर्ड पर अधिकार बताने के लिए वर्ड के अंत में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे हमको कहना है ससुर जी का घर,
जी हाँ, FATHER फादर इन लॉ, फादर इन लॉज हाउस कर देंगे। इस तरह से हम लोग कह देंगे फादर इन लॉज हाउस, मतलब ससुर जी की घर। देखिए एक बार की बात है, एक लड़का का शादी हुआ था। एक लड़का क्या हुआ था? शादी हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए, थोड़ा सा नहीं 2 मिनट कहानी है। एक बार की बात है, एक लड़का का शादी हुआ, आउट ऑफ बिहार हो गया। उसमें बिहार में वाइन बंद हो गया था। बेचारा गया ससुराल, 5-6 महीना आराम से रुका। तो उनकी सासू माँ कहते हैं, आकर के प्यार से पूछते हैं, बेटा 6 महीना हो गए बा घरे ना जाइम हूँ, 6 महीना हो गए। तब लड़का कहता है, आए मम्मी, आपकी बेटी मेरे यहाँ साल साल भर रहती है, 2-2 साल रहती है, मैं नहीं पूछता हूँ कि कब जाओगी। तो लड़की की माँ बोलती है कि बेटा वो वहाँ ब्याह ही न गई है। तो लड़का कहता कि तो हम का यहाँ किडनैप हो गए हैं, अरे हम तो यहाँ ब्याह ले गए हैं, है ना जी। तो यही था कहानी, आप लोग थोड़ा सा माइंड फ्रेश करेंगे। और चलिए आज के लिए मैं इतना ही चर्चा करने वाला हूं, और इतना के साथ साथ आप लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग समझ गए होंगे, संबंध बता सकते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस के सब्जेक्ट को आप चुटकियों में डील कर सकते हैं। और हम फिर मिलेंगे कल इसी चैनल पे एक नए टॉपिक प्रोनाउन के साथ। जी हाँ, नाउन खत्म, प्रोनाउन चालू, और प्रोनाउन में जबरदस्त ट्रिक देखना ना भूले। सोनू सर का जबरदस्त ट्रिक, क्योंकि एक ट्रिक में प्रोनाउन का 11 भेद समाप्त। 11 भेद मन में हो जाएगा आपको याद कीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाए थे, IAWHD, मार्काट से बाज में आओ, ये सब ट्रिक दिए थे ना, जिससे आपको 24 ऑक्सिलरी चुटकी में याद हो जाएगा। आपको लग रहा होगा सर ये कब पढ़ाए हैं, तो जाके वीडियो पर देख लीजिए, अभी भी मौजूद है, वहां से देख सकते हैं। तो कल मैं लाने वाला हूं प्रोनाउन का वीडियो, और एक ट्रिक पर पूरा प्रोनाउन का 11 भेद आपको याद होगा। तो कल के वीडियो को देखना ना भूले। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक और अपने रिलेटिव्स, अगल बगल पड़ोसी, सबके पास भैया के जो भी है संबंधी, या आपके जो भी है ... सबको कर दो फॉरवर्ड। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।